नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज की घटना शुरुआत में बिल्कुल न समझ में आने वाली, बिल्कुल अंधी या ब्लाइंड मर्डर जिसे कहते हैं, लेकिन पुलिस ने इसको जल्दी से सुलझाया था। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री अब तक की तमाम मर्डर मिस्ट्रीज में सबसे अलग है। घटना है दिल्ली की। तारीख थी 27 फरवरी 2019। दोपहर के वक्त जो सबसे पॉश इलाका है दिल्ली का, साउथ दिल्ली, वहां से एक सूचना आई पुलिस कंट्रोल रूम को। कॉलर ने यह बताया कि सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक पर एक बोरी में लाश है। कंट्रोल रूम में यह सूचना गई। वहां आसपास जो पीसीआर वैन्स थी उनको बताया गया। पीसीआर वैन्स पहुंची, थाने से फोर्स पहुंची, बोरी को खोला गया। बोरी में 24 साल के एक लड़की की लाश थी। देखने में अच्छे घर की, कुर्ती और जीन्स पहने हुए, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, पर फिर भी 2-3 दिन की लाश प्रतीत हो रही थी। हालांकि मौसम बहुत ठंडा था। फरवरी में दिल्ली बहुत ठंडी रहती है, इस वजह से लाश में बहुत ढेर सारी विकृतियां नहीं आई थी। पुलिस ने अपने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, दिल्ली पुलिस ने, और तमाम अधिकारियों ने विजिट किया। इसलिए कि 2012 के निर्भया कांड के बाद महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध ज्यादा संवेदनशील तरीके से पुलिस उसको अटेंड करती है। सभी लोग पहुंचे, बॉडी को बाहर निकाला गया, आसपास के लोगों को बुलाया गया। देख के पहचानिए कि ऐसा न हो आसपास की कोई ये लड़की हो। बहरहाल जब पहचान बिल्कुल नहीं हो पाई तो पुलिस पहला काम करती है कि शरीर से या घटनास्थल से अगर पहचान की कोई चीज बरामद हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, क्योंकि विवेचना की दशा और दिशा दोनों तय हो जाती है। इसी क्रम में पुलिस ने उसकी कुर्ती और जीन्स की तलाशी महिला पुलिस के माध्यम से, महिला कांस्टेबल के माध्यम से लेनी शुरू की। पहला, उसके एक जेब में उसका मोबाइल फोन मिल गया। पुलिस की आंखों में चमक आ गई कि अब इस मोबाइल के सहारे हम कहीं न कहीं तो चल ही सकते हैं। पहुंचने पर, जहां हमारा लक्ष्य है अपराधी तक पहुंचने में, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। इसी बीच में तलाशी लेने वाली महिला कांस्टेबल ने कहा कि साहब, इसकी जीन्स की जेब में, जो जेब के भीतर की तरफ आजकल मोबाइल फोन रखने का एक अलग से पॉकेट बना होता है, या कुछ और सामान रखने के लिए अलग से एक छोटा सा पॉकेट बना होता है, उसमें कुछ कागज जैसी चीज लग रही है, लेकिन ये पॉकेट हाथ से सिला हुआ है। थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात थी। बहरहाल उससे कहा गया कि ठीक है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं पर्दा करके, जीन्स को खोल के, उसके जो सिलाई वाली जो जगह है उसकी सिलाई को तोड़ के देखो इसके भीतर क्या है। तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं पुलिस व्यक्त करने लगी कि हो सकता है ये किसी ड्रग्स के रैकेट से रिलेटेड हो, इसलिए पॉकेट के उस पॉकेट में सिल के कोई चीज रखी गई हो। लेकिन जब उसकी सिलाई तोड़ के महिला कांस्टेबल ने उसमें कागज निकाला तो वो एक हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट था, जिसमें ऐसा लग रहा था पढ़ने से कि लड़की ने अपने बारे में और अपनी हत्या के आशंका के बारे में कुछ लिखा है। बहरहाल जब वो उसको कपड़े को उतार के उस सीलन जो सिलाई हुई थी उसको खोल के निकालने की प्रोसेस में थी, तभी उसने ये भी बताया कि लड़की के साथ
दरिंदगी हुई है। बहरहाल उसे उसी तरह फिर से कपड़े में, जो कपड़ा जैसे वो पहनी हुई थी उसी तरह पहना के पुलिस ने उसका पंचनामा किया। पंचनामा के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस को लगने लगा कि ये जितना मुश्किल केस समझा जा रहा था ये उतना मुश्किल नहीं है, इतनी चीजें मिल गई हैं जिससे हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। पुलिस ने जब ये लेटर पढ़ा, मौके पर जो सब इंस्पेक्टर उपस्थित थे, तो उन्हें लगने लगा कुछ खास नहीं है, हम बहुत जल्दी इस केस को सुलझा लेंगे। आप भी सुनिए उस लेटर में क्या लिखा था। उसमें लिखा था, मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूं। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी के रहने वाले आरुष और मैं दोनों आपस में प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आरुष पहले से शादीशुदा है। आरुष के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। आरुष के परिवार की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आरुष भी अपनी मां से मिल गया। आरुष, उसके 2 और दोस्त मुझे डरा रहे हैं। वो काफी समय से ये धमका रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे अश्लील वीडियो बना लिए हैं, हम इसे तुम्हारे घर वालों के व्हाट्सएप पर भेजेंगे। नहीं पैसा दोगी तो हम इसे फेसबुक, यूट्यूब और इंटरनेट पे डाल देंगे। अगर मेरी हत्या की जाती है तो ये तीनों लड़के ही मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर इसी कागज पर लिख रही हूं। और वो 3 नाम और 3 नंबर उस पर लिखे हुए थे। हालांकि बड़ा ये अचंभित करने वाली बात थी पुलिस के लिए कि कोई क्यों अपनी हत्या के बारे में इतना पहले से एक कागज तैयार करके और अपने जेब के भीतर वाली पॉकेट के सब पॉकेट में रख के उसे सिल सकती है। अच्छी तरह से सिला हुआ वो पॉकेट था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मर्डर के बाद ये कागज उसकी जेब में गुमराह करने के लिए, पुलिस को भटकाने के लिए डाला गया होगा। पुलिस ने कहा अब तो बिल्कुल सब काम सारा आसान हो गया, सारी वजह, सारी बातें इसमें लिख ली गई हैं। आरुष को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। आरुष कहीं अपने रिश्तेदारी में गया था, लेकिन जब उस नंबर को निकाला गया, नंबर के उसके कैफ के एड्रेस पर जब गया, घर वाले मिल गए, लेकिन बाद में पुलिस उसको हिरासत में ले आई। जैसे ही उसने ये लिखा था कि मैं अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ, और उसका अपना जो मोबाइल नंबर था उसमें जो पता लिखा हुआ था कैफ, वो अंबेडकर नगर का था। अंबेडकर नगर पुलिस की एक टीम पहुंच गई। वहां उसके पिता से जानकारी मिली तो उसने कहा हाँ, वो नौकरी की तलाश में दिल्ली गई थी, लेकिन 25 फरवरी 2019 से वो लापता है। उसका फोन बंद है। उसके बारे में जिसके यहाँ वो जिसके कांटेक्ट से या जिसके रेफरेंस से वो गई थी, उसको भी ये नहीं पता कि सिमरन आखिर कहाँ गई है। इस आशय की एक गुमशुदगी मैंने अंबेडकर नगर के अपने थाने पर लिखवा दी थी। पहचान का संकट तो पुलिस के सामने खत्म हो गया। पिता ने बता दिया कि ये मेरी ही बेटी है। फोटो देखी और साफ पहचान लिया। पुलिस ने उस लेटर की जो उसके जेब से मिला था सिमरन की, उसकी लिखावट के बारे में भी उसके पिता से पूछताछ की। उसके पिता ने कहा कि ये मेरी बेटी की ही लिखावट है, मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। आप इसकी फोटोकॉपी हमें दे दीजिए। घर में उसकी तमाम डायरियां, तमाम उसके लिखे हुए पढ़ाई के कागज, ये सब चीजें तमाम मेरे पास पड़ी हुई हैं। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लूंगा, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये मेरी बेटी की ही लिखावट है। ये देखकर वो रोने भी लगा और उसे इस बात का दुख था कि बेटी गई और अंतिम समय में या जब गायब हुई या जब वो मारी गई, उससे पहले उसकी बात भी नहीं हो पाई थी। इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया कि लड़की के साथ यानी सिमरन के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मल्टीपल इंजरी का इंदराज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया हुआ था। इसका मतलब ये कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के कई निशान थे। बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस की जांच में और तेजी आ गई और उस लेटर में लिखे आरुष और उसके दोनों दोस्तों को, जो 3 नाम और नंबर लिखे थे, ये सब हिरासत में लिए गए। पुलिस ने आरुष से पूछताछ शुरू की। पुलिस को तब बहुत झटका लगा जब आरुष ने कहा कि साहब, मारना, हत्या करना ये तो बहुत दूर की बात, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। मैं न कभी मिला हूँ, न कभी मेरी बात हुई है, किसी भी तरह से मैं इसको नहीं जानता। यही बात उन दोनों लोगों ने भी बताई जिनके नाम आरुष के साथ मैं मोबाइल नंबर के लिखे हुए थे। पुलिस को लगा कि ये तीनों जानबूझ के इस तरह के बहाने बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी मौत के पहले एक लड़की 3 लोगों का स्पेसिफिक नाम, बड़ा स्पष्ट नाम, स्पेसिफिक रीज़न कि किस लिए ये हमारी हत्या करेंगे, और वो जो कारण लिखा था कि आरुष की पहले शादी हो चुकी है, वो बात भी सही थी। पुलिस को यही लगने लगा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, ये तीनों पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस ने उनके कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया कि आखिरी कॉल किसकी कहां थी। तो आखिरी कॉल सिमरन की आरुष के फोन पर ही आई थी। उससे पूछा गया कि तुम कहते हो तुम जानते भी नहीं, ये कॉल तुम्हारे पास आई थी, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे जानते नहीं हो। उसने दिमाग पर जोर डाल के कहा कि हाँ साहब, एक कॉल तो आई थी, बिल्कुल इस समय आई थी। मैं हेलो हेलो करता रहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैं बार बार पूछता रहा कौन बोल रहे हैं। मुझे ये पता नहीं था कि लड़के का फ़ोन है कि लड़की का फ़ोन है। करीब 1 मिनट तक मैं हेलो हेलो करता रहा। जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने काट दिया। बिल्कुल इस नंबर से फ़ोन आई थी। चूँकि मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट बुक में ये नंबर नहीं था, पहले तो मैं उठा नहीं रहा था। 2-3 बार के बाद मुझे लगा कोई दोस्त अपने दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा है, मैंने उसे उठा लिया। उसने ये भी बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे किसी यार दोस्त, मेरे यहाँ आने जाने वाले, इनमें से कोई भी इस लड़की को नहीं पहचानता। मैंने व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो भेजकर भी अपने यार दोस्तों से, परिवार वालों से ये जानने की कोशिश की जब आपने ये फ़ोटो हमें दिखाई थी। कई घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने लड़की और आरुष के पिछले कई महीनों के फ़ोन के कॉल डिटेल निकाले। उसमें चेक किया गया तो ये बात सही साबित हुई कि घटना वाले दिन की उस कॉल के अलावा पिछले महीने भर, 6 महीने और साल भर तक सिमरन के मोबाइल से आरुष को कोई कॉल नहीं गई थी। न ही आरुष के किसी मोबाइल नंबर से सिमरन पर कोई कॉल गई थी। ठीक इसी तरह लोकेशन जब निकलवाए गए तो न आरुष की लोकेशन मौके पर, घटनास्थल पर आई, न उसके दोनों दोस्तों की। पुलिस जितना आसान ये मामला समझ रही थी, पुलिस वहीं पर आकर फिर खड़ी हुई जहां से शुरू किया था जब वो लाश मिली थी। बिल्कुल ब्लैंक। आगे बढ़ने का कोई रास्ता पुलिस को सूझ नहीं रहा था। नए सिरे से जांच करने के लिए, चूंकि लड़की की हत्या थी, अखबार कवर करना शुरू कर चुके थे उसी दिन से, जिस दिन से ये लाश मिली थी। एक और लड़की की हत्या, गैंग रेप के बाद हत्या, इसलिए पुलिस दबाव में भी थी और जल्दी से इस घटना का खुलासा करने के चक्कर में 7-8 टीमें लगाकर
जहां पर ये लाश रेलवे लाइन के किनारे पाई गई थी वहां आसपास आने जाने के सभी रास्ते, आने जाने वाले रास्तों पर पड़ने वाले घर, जहां जहां सीसीटीवी थे, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालना पुलिस ने शुरू किया। लेकिन सर्विलांस और सीसीटीवी से पुलिस कहीं तक पहुंच नहीं पा रही थी। इस दौरान सिर्फ एक बात जो थोड़ी संदिग्ध थी वो पुलिस को लगी कि एक होंडा सिटी गाड़ी उस जगह पर जहां ये बॉडी फेंकी गई थी सामान्य रास्ते से आई, लेकिन असामान्य रास्ते से वहां पहुंचकर थोड़ी देर खड़ी रही, फिर उसके बाद वहां से चली गई। उसमें निकलने वाले, आने जाने वाले या किसी भी व्यक्ति की कोई फोटोग्राफ सीसीटीवी में नहीं दिखाई दी। पुलिस ने उसका नंबर तलाशने की कोशिश की और थोड़ा बहुत आधा अधूरा नंबर भी उनको मिल गया। पुलिस ने उसको बुक करने वाले की तलाश शुरू की। जो अंदाज से 10-12 नंबर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकले, उन सबको देखा गया तो उनमें से एक टैक्सी की गाड़ी थी। उस टैक्सी को 24 घंटे के लिए बुक कराया गया था। लेकिन वहां तक पुलिस अभी भी पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस ने सिमरन की 24 और 25 फरवरी की कॉल डिटेल भी निकाली। इसमें एक नंबर ऐसा भी था जिस पर पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी और उस फोन नंबर की लोकेशन सरिता विहार ही थी जहां ये घटना हुई थी। पुलिस ने उसका कैफ निकाला तो वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निकला। जिस पते पर उस सिम कार्ड को खरीदा गया था, पुलिस टीम ने जाकर जब उसको सत्यापित किया तो वो पता फर्जी निकला। इसलिए सर्विलांस और सीसीटीवी से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। वो नंबर, गाड़ी का नंबर जिसको कहा गया था कि 24 घंटे के लिए ये गाड़ी बुक की गई थी, लेकिन किसने ली थी, कौन लिया था, जिसका नाम था, उसको पुलिस तलाश रही थी कि आखिर। लेकिन फिर भी 12-15 नंबर्स में एक गाड़ी के नंबर को सिर्फ अकेले ये टारगेट करना उस समय मुश्किल था, क्योंकि ये पता नहीं था कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल इस अपराध के लिए किया गया हो। इस बीच में लड़की का पिता हैरान परेशान, वो हैंडराइटिंग वाले कागज को लेकर उसके सारी डायरीज, सारी किताबें, सारी कॉपियां, जितनी उसके पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट थे, सब वो रोज हर दिन हर पन्ना तलाश करता रहा। उसे इस बात का शक था कि इसने ये लिखा है कि वो किसी से प्यार करती है, वो भी दिल्ली का रहने वाला। प्यार इतना करती है लेकिन उनका नाम भी दे रही है और ये भी कह रही है कि ये हमारी हत्या कर देंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो जरूर इसने कहीं न कहीं इसका जिक्र किया होगा। बाप के मन में ये भी शंका हुई कि दिल्ली में नौकरी तलाश करने के लिए जाने की जो बात आई है, हो सकता है इसी लड़के से कभी न कभी उसकी कोई बात यहाँ से हुई हो और उसी ने कोई इसको आश्वासन दिया हो या उससे मिलने के लिए ये कह के कि मैं नौकरी तलाशने जा रही हूँ, यहाँ से गई हो। बहुत तलाश करते करते एक डायरी में उसे 2 शब्द लिखे हुए मिले। एक शब्द था प्रसाद, उसके आगे लिखा हुआ था जॉब, उसके आगे लिखा हुआ था एक मोबाइल नंबर। हैरान परेशान बाप ने इस फोन पर फोन मिलाया। फोन उठ भी गया। उसने ये पूछा कि क्या मेरी बेटी सिमरन ने कभी आपसे जॉब के लिए संपर्क किया था। जवाब मिला कि हाँ, वो सिमरन को जानता है और 20-25 दिन पहले नौकरी दिलाने के सिलसिले में उससे बात हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी बात उससे नहीं हुई।
बाप ने ये नोटिस किया कि जब वो पूछ रहा था कि सिमरन की एक डायरी में ये नाम और ये जॉब लिखा हुआ है, तो क्या जॉब के लिए आपसे संपर्क किया गया था, तो वो प्रसाद बिल्कुल घबरा गया था। उसके आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ा बहुत संभलने के बाद उसने ये कहा था कि हाँ, मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मेरी 20-25 दिन से कोई बात नहीं हुई। ये बात पिता को खटक रही थी। उसने फ़ौरन दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उस नंबर की और प्रसाद के बारे में जानकारी साझा की। पुलिस के पास चूंकि उस समय कुछ भी नहीं था आगे बढ़ने के लिए, और पिता ने एक नंबर उसकी डायरी से तलाश करके दिया और ये भी कहा कि मैंने बात की, और ये भी बताया कि हाँ, उसने जॉब के लिए मुझसे संपर्क किया था। पुलिस को लगा कि एक बार इसको भी खंगाल कर देखते हैं। पुलिस ने उसकी सीडीआर निकाली तो उसकी बात ये बिल्कुल सही निकली कि करीब 22 दिन पहले उस नंबर पर सिमरन से बात हुई थी। यही एक कॉल थी जो अलग से बिल्कुल एक ही कॉल थी और एक ही नंबर था। नंबर की लोकेशन खासकर घटना वाले दिन पुलिस ने निकाली तो ये पता लगा कि उसी लड़की का नंबर जिस लोकेशन पे था, उसी लोकेशन पर घटना वाले दिन इसी व्यक्ति की लोकेशन भी वहीं पर, प्रसाद की लोकेशन भी वहीं पर थी, यानी इस नंबर का लोकेशन भी वहीं था। इसी बीच में जो होंडा सिटी गाड़ी जिसके नंबर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कई लोगों से पूछताछ हो रही थी, उसकी सही जानकारी भी मिल गई। वो गाड़ी भी मिली क्योंकि वो किराए पर चलती थी। उसमें जो पीछे थोड़े स्क्रैचेस थे जो उसमें सीसीटीवी में आ रहे थे, वो भी साफ मिल गए। पुलिस कंफर्म हो गई कि यही गाड़ी घटनास्थल तक गई थी। जिन 2 लोगों ने उसको 24 घंटे के लिए बुक कराया था, उनका भी पता बुक करने वाले की डायरी में, बल्कि उसके कंप्यूटर में फीड किया हुआ वो नाम और पता भी मिल गया। और उसकी भी लोकेशन, नाम, पता और मोबाइल फ़ोन की वहीं सरिता बिहार में जहां पर लड़की की लोकेशन थी, वहीं पर उन दोनों की भी लोकेशन मिल गई। साथ ही साथ ये जॉब वाले प्रसाद की भी लोकेशन वहीं पर मिल गई। पुलिस ने फौरन ये जॉब, प्रसाद और नंबर इनको हिरासत में लिया गया। इनका नाम दिनेश प्रसाद था। उन दोनों को भी बुलाया गया जिन्होंने एक दिन के लिए ये गाड़ी पूरी की पूरी बुक कराई थी। उसके बाद फिर प्रसाद जो है, दिनेश प्रसाद, इनसे पूछताछ शुरू की गई। आप समझ ही सकते हैं कि कौन आसानी से बताने वाला है। दिनेश प्रसाद की पुलिस ने अच्छी खातिरदारी की, श्रेणीबद्ध पूछताछ की। सारी श्रेणियां पूछताछ में एग्जॉस्ट हो गई। तब जाकर दिनेश प्रसाद ने असली कहानी बताई। उसने ये बताया कि घटना से करीब 6 महीने पहले वो पैसे की लेन देन के एक मामले में पुलिस ने उसे बंद किया था और वो तिहाड़ जेल चला गया था। तिहाड़ में उसके बैरक में धनंजय नाम का एक अपराधी जो किसी हत्या के केस में बंद था, वो बैरक में उसका साथी था। और बुराड़ी का ही रहने वाला एक बंटी भी उसके साथ था और 2-3 महीने में ये बहुत अच्छे दोस्त हो गए। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर धनंजय और बंटी में जेल के भीतर ही मारपीट हो गई। मारपीट इतनी ज़्यादा हो गई कि जेल के अधिकारियों को इंटरफेयर करना पड़ा। आए वहाँ पर दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें कही गईं और दोनों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा भी लिखाया गया। लेकिन उस झगड़े में दिनेश ने धनंजय का साथ दिया, बंटी से उसने दूरी बना ली। धनंजय ने बताया कि बंटी ये भी हत्या के एक मामले में है, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, बड़ा मालदार आदमी है,
और हमें इससे इस मारपीट का बदला लेना है। दिनेश और धनंजय ने मिलकर अपने वकीलों से बात करके कुछ पैसा ज्यादा खर्च करके अपनी जमानत करा ली। घटना से करीब 2 महीने पहले ये दोनों जमानत करा के बाहर आ गए, जबकि बंटी की जमानत नहीं हो पाई। इन दोनों ने भी पूरा प्रयास किया अपने अपने वकीलों और तमाम जो मिलने वालों के माध्यम से कि उसकी जमानत न हो पाए। बाहर निकलकर इन दोनों ने कहा कि ऐसा कुछ करो कि बंटी का भाई आरुष इसको किसी हत्या में फंसाते हैं, पुलिस इसको जेल भेज देगी। उसके बाद प्राइम लोकेशन का इसका 200 गज का एक प्लॉट है, हम दोनों मिलकर कब्जा कर लेंगे। कागज बनवाने की कोई दिक्कत नहीं है, और कागज जो आदमी अर्जी फर्जी कागज वहां बनवाता है उसका नाम सौरभ भारद्वाज था। वो 20 साल का था। उसने कहा कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट, ये जो रजिस्ट्री ऑफिस, दीवानी अदालत, दीवानी के वकील, हमें सब कुछ जानकारी है। कागज बनाना और उसको बिकवाना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। जब कागज का फर्जी होना पता लगेगा तब फिर देखा जाएगा, पैसा पहले मिल जाएगा। दिन रात इसी उधेड़ बुन में कि इसको हत्या में कैसे फंसाया जाए, वो इसकी तैयारी में जुट गए। जब ये दोनों जेल में थे तो लोगों से, जेल के कैदियों से, अपराधियों से बातचीत करते करते इन्हें ये अंदाजा था कि पुलिस सर्विलांस से ही अपराधी तक पहुंच पाती है, कॉल डिटेल से पहुंच पाती है, अंतिम दिन किससे बात हुई, उसकी क्या लोकेशन है, इससे पहुंच पाती है। इसलिए इन लोगों ने ये तय किया कि एक नया सिम लिया जाएगा और हम लोग उसी सिम से अपने इस प्रोग्राम के बारे में, अपने इस प्लान के बारे में बातचीत करेंगे और किसी दूसरे से उस पर कोई बात नहीं की जाएगी। दोनों मुजफ्फरनगर गए और वहां से फर्जी नाम और पते पर एक सिम कार्ड खरीद लिया। इस नंबर पे किसी दूसरे से कोई बात नहीं की गई। ये सब तैयारी करने के बाद पुलिस हम तक न पहुंच पाए। अब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि आखिर हत्या किसकी की जाए कि आरुष जेल चला जाए। 2-1 लड़कों पे दांव लगाया इन्होंने, यंगस्टर्स पे, 20-21 साल के। लेकिन फिर बाद में हुआ कि बहुत हल्ला होगा और पता पुलिस लगा लेगी, हम तक पहुंच जाएगी। ऐसा करो, बाहर की रहने वाली किसी लड़की का अगर हम लोग यहाँ काम तमाम कर दें तो आसानी से आरुष को पुलिस जेल भेज देगी। दिनेश ने कहा कि मेरे पास नौकरी के सिलसिले में, जॉब के प्लेसमेंट का भी छोटा मोटा काम किसी कंपनी में वो करता था, कि बहुत सी लड़कियां जॉब के सिलसिले में बाहर की मेरे पास आया करती हैं, मुझसे फ़ोन से बात करती हैं, मैं संबंधित डिपार्टमेंट या संबंधित व्यक्ति से उसकी बात करा देता हूं और अपनी फीस ले लेता हूं। उसने अपनी मोबाइल में फीड किए गए नंबरों से ये बताया कि एक लड़की अंबेडकर नगर की है। किसी के रेफरेंस से, हमारे यहाँ काम करने वाली जो हमारी असिस्टेंट है उसके रेफरेंस से उसने एक बार मुझसे बात की थी, परेशान है, उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वहीं पर फ़ोन करके उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली उस असिस्टेंट से कहा कि सिमरन ने फिर कभी संपर्क किया, तो उसने बताया कि हाँ, अभी उसकी कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाई है, उसने हमसे 2 बार और संपर्क किया था। ये जानने के तुरंत बाद दिनेश प्रसाद ने सिमरन को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी कहीं जॉब लगी? उसने कहा नहीं, मेरी जॉब कहीं नहीं लगी। उसने कहा ठीक है, मुझे पता नहीं था, तुमने चूंकि कभी संपर्क नहीं किया, तो ये सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक जगह है, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद 20-22 दिन तक उससे कतई बात नहीं की, क्योंकि तब तक इनके दिमाग में आ गया था कि अगर इसी फ़ोन से बात करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, पुलिस कैसे भी करके हम तक पहुंच जाएगी। घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने मुजफ्फरनगर से जो सिम खरीदा गया था
उस नंबर से सिमरन को कॉल किया और उससे कहा कि मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया था और इसलिए मैं नए नंबर से तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें जिस जॉब की तलाश थी उसके लिए एक इंटरव्यू मेरे पास आया है। तुम कल आके अपना इंटरव्यू दे देना, हो सकता है तुम्हारा वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाए। सिमरन ने पूछा कहाँ आना है, तो उसने सरिता विहार का एक पता बताया कि तुम वहीं पर आ जाना। सिमरन वहाँ जो पता था वो एक फ्लैट का था और वहाँ पर जब सिमरन पहुँचती है तो वहाँ पर वो सौरभ भारद्वाज, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों मौजूद थे। बाहर वाले कमरे में कुर्सी मेज टाइप कुछ लगा रखी थी, उन्होंने बुलाया, उससे बातचीत शुरू की। उसके बाद अचानक धीरेन्द्र और दिनेश ने उसका मुंह दबा लिया, उसे भीतर बेडरूम में ले गए। उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगे और ये कहा कि हम तुम्हारा गैंग रेप करेंगे, हम सारे लोग तुम्हारे साथ रेप करेंगे, इसलिए जो कहा जाए उसको करती जाओ। और फिर वो कागज जो उसके जेब में सिल के रखा गया था, वो कागज वो लेटर उससे लिखवा लेते हैं। लिखवाने के बाद फिर ये होता है कि इस लेटर को पुलिस फिर इस पे शक करेगी, फिर बड़ी दिक्कत होगी, तो उसकी जीन्स उतरवा के उसके उस सब पॉकेट में रख के उसे सुई तागे से सिमरन से ही सिलवाते हैं। उसके बाद एक एक करके तीनों उसके साथ बलात्कार करते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी गला दबाकर हत्या भी कर देते हैं। हत्या करने के बाद अपने साथ जेल में रहे रहीमुद्दीन और चंद्रकेश को मोबाइल पर संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि एक छोटा सा काम है, अपनी एक गाड़ी लेकर आ जाओ, किराए पर कर लो, किराए का पैसा मैं दे दूंगा, 5-5 हज़ार रुपये तुम दोनों को अलग अलग भी दे दूंगा। वो दोनों वही होंडा सिटी गाड़ी किराए पर पूरे दिन के लिए बुक करके ले आते हैं। रात में उस बॉडी को एक बोरी में बंद करके होंडा सिटी में बैठ के चंद्रकेश, रहीमुद्दीन, दिनेश और धीरेन्द्र बॉडी में भर के ले आते हैं और जहां पर थोड़ा अंधेरा था रेलवे लाइन के पास, रात में ही उसे वहां, भोर में ही उसे वहां फेंक कर चले आते हैं। उसकी जेब में उसका मोबाइल भी डाल देते हैं और फर्जी नाम पते पे लिया हुआ नया मोबाइल और नया सिम कार्ड नाले में फेंक देते हैं ताकि उनसे जुड़ा हुआ कोई सबूत पुलिस तक न पहुंच पाए। वो इस बात का इंतजार करते रहे कि कब इस लेटर को पढ़ के पुलिस आरुष को पकड़ के जेल भेज दे और कब हम उसके 200 वर्ग गज के प्लाट पर कब्जा करके जेल में हुई मारपीट का बदला ले लें। लेकिन तभी घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का, इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। पुलिस के इस काम के लिए उसको एक सैल्यूट भी बनता है। आज की घटना में 2 अपराधियों बंटी और धनंजय की जेल के भीतर हुई लड़ाई में नियत तो बदला लेने की थी, पर एक निरपराध, निरीह, बेरोजगार, अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने घर से निकलकर दिल्ली पहुंचने वाली एक लड़की की पहले दुर्गति की और फिर उसकी हत्या इसलिए कर दी कि अपने दुश्मन को इस हत्या में फंसा सकें। मतलब ये तो हद हो गई, जिसको वो न तो ये दोनों अपराधी जानते हैं, न बंटी जानता है उसको, न धनंजय जानता है। उसको बुलाकर उसके साथ दुर्गति करके, उसके साथ दुर्व्यवहार करके
और उसको मार दिया। यह अपराधी सोच की पराकाष्ठा है। कोई अपराधी या अपराधियों का समूह इतनी नीचता भरी सोच कैसे रख सकता है कि राह चलते किसी की भी हत्या कर दीजिए और अपने दुश्मन को फंसाने के लिए पूरा प्लॉट तैयार कर दीजिए। कहां आ गए हम लोग? कहां हमारी मानसिकता तो ऐसा लगता है रसातल में चली गई, निकलने के चांस भी नहीं रह गए। एक निरीह लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कि दुश्मनों को फंसाया जा सके। किसी की जान न हो गई, गाजर मूली हो गया, खरीदिए, काटिए, खा जाइए। हद है ये। सोचिए उस लड़की को जीने की कितनी ललक होगी, कितने सपने पाल कर वो अंबेडकर नगर से यहां आई होगी। माँ बाप और परिवार की जिम्मेदारी ठीक से वहन कर सके। पढ़ी लिखी थी लड़की, पोस्ट ग्रेजुएट थी, नौकरी की तलाश में हर दिन कहीं न कहीं इंटरव्यू दे रही थी। उसे लगता था कि एक बार और जो सक्सेस स्टोरीज तमाम नेट पर उपलब्ध हैं वो भी जरूर पढ़ती रही होगी कि फलां ने फलां जगह से शुरू किया और आज उनके पास बंगला, गाड़ी, मकान सब है। महत्वाकांक्षा रखती थी ये लड़की। कितना जीना चाहती थी ये, कितने जीने की ललक थी उसकी, पर दरिंदों ने उसे नहीं बख्शा। अब किसका यकीन किया जाए, किसका न किया जाए, बहुत मुश्किल है ये फर्क कर पाना। सारी संवेदनशीलता ही खत्म हो गई। कम से कम सारी संवेदनशीलता इन बेगैरत लोगों की खत्म हो गई, कुछ रह ही नहीं गया। बदला लेने की आग में एक मासूम की हत्या कर दी, जिसका इन दोनों अपराधियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। किसी लेखक ने 2-3 लाइनें इस बदले की आग के लिए लिखा है कि बाहर की आग से ज्यादा अंदर की आग भयंकर जला देती है। बस इतना ही नहीं, राख भी बना देती है, कभी इंसानों को और कभी रिश्तों को। किसी लेखक की लिखी हुई ये लाइनें अंदर की आग के लिए है, बदले की आग के लिए है। बाहर की आग से ज्यादा खतरनाक ही भीतर की बदले की आग होती है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे आसपास से हो, चाहे दुश्मनी में हो। इसलिए बदला लेने की इस आग को, इस जज्बात को कभी मत पालिए। कानून बहुत सक्षम, बहुत सशक्त है। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी फ्लॉलेस प्लॉट बनाने में, लेकिन आखिरकार पकड़े ही गए। आप इस आग को जब भी पालेंगे, ये आपको भी जलाएगी, बर्बाद कर देगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।